आदाब। मुहर्रम के हवाले से स्पेशल सीरीज़ का प्रोग्राम पेश खिदमत है। वाक़या करबला की रूह हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमें बार बार समझाया जाता है कि रूह ये है कि मुसलमान एक नुक्ते पे मुत्तफ़िक़ हो जाएं, और वो नुक्ता ये है कि नाहक़ के आगे सर नहीं झुकाना और बुरे को बुरा समझना है, बातिल के साथ समझौता नहीं करना। बज़ाहिर ये एक बहुत आला इनकलाबी पैगाम है, और जिस मजलिस में भी जाएं या जिस जलसे में भी जाएं लोग कहते हैं वाह 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 क्या बात की है। मगर उसके बाद क्या होता है शायद इस पे कभी हम डिबेट नहीं कर पाए। वक्त गुज़रने के साथ साथ ग़ालिबन मुसलमान इस नुक्ते को भूल गए हैं कि बदी को सिर्फ़ मुत्तहद होकर ही शिकस्त दी जा सकती है। ये उंगलियां ये कितना नुकसान पहुंचा लेंगी, लेकिन जब ये मुक्का बनती हैं तो उसकी ताकत कुछ और होती है, मगर मुक्का बनने नहीं दिया जाता। चुनाचे आप देखा कि जो मुसलमान हैं या आलम इस्लाम कह लें या कुछ भी कह लें, जो भी आपको अच्छा लगे, ताश की पत्तों की तरह बिखरे हुए नज़र आते हैं। आज से नहीं, कॉलोनियल दौर में कभी कॉलोनियल दौर को इल्ज़ाम देते हैं, कभी किसी चीज़ को इल्ज़ाम देते हैं सिवाय अपने। 1.5 ईंट की मस्जिद, ये मुहावरा भी उर्दू में, ये भी हमारी सकाफ़त की नुमाइंदगी करता है। ज़ाहिद अली ज़ाहिदी साहब, डॉक्टर ज़ाहिद अली ज़ाहिदी, डीन फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, 30 साल तदरीसी तजर्बा है आपका। हमने आपको आज ज़हमत दी है कि थोड़ा सा वक्त आपके साथ गुजारें और आपसे कुछ इस मामले पे सीखें। आपका इतना तवील तदरीसी तजर्बा है। देखिए, हर आदमी बंदूक तो नहीं उठा सकता, तलवार भी नहीं चला सकता, लेकिन मज़ाहमत की एक शक्ल ये भी है कि कम से कम दिल में बुराई को बुराई जाने, इसका भी सवाब है, ये भी जहाद की एक शक्ल है। लेकिन मैं आपसे, चूँकि आप तालीम ही आपका ओढ़ना बिछोना है, ये जो निसाब हमें पढ़ाया जाता है स्कूल से लेके और यूनिवर्सिटी तक, इसको किस तरह डिज़ाइन किया गया है? क्या ये जोड़ता है या तोड़ता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, निसाब जो डिज़ाइन किया जाता है, तो जिसको अंग्रेज़ी में आप करिकुलम कहते हैं। जी जी। एक सिलेबस और कोर्स आउटलाइन एक अलग चीज़ है और करिकुलम एक अलग चीज़ है। तो करिकुलम का मकसद ये होता है कि एक्चुअली आप ये सब कुछ पढ़ाने के बाद उस तालिब इल्म को, उस बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। जी, ठीक है ना। तो बदकिस्मती से हमारा निसाब जो इस वक्त तक चल रहा है, उसमें ये चीज़ वाज़ेह ही नहीं है कि हम क्या बनाना चाहते हैं। यानी उस निसाब के पीछे एक्चुअली कोई फ़िलासफ़ी है ही नहीं। अब जो शोर हो रहा है, ये सिंगर करिकुलम, ये वो, इसके अंदर तो फिर भी एक थीम है, जो कुछ भी है उसके पीछे कुछ ना कुछ एक मकसद है, एक मकसद कम से कम है। एग्री करें डिसएग्री करें, एक अलग बात है। अदरवाइज़ इससे पहले जो कुछ हम पढ़ाते रहे हैं ना, उसके ऊपर कोई कंट्रोल रहा है कभी। आप अपने शहर में देख लें, आप क्लास 8 तक जो कुछ पढ़ाना चाहें पढ़ा सकते हैं, उसमें कोई चेक नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो आपको ये गाइड करे। मज़ीद ये है कि एक नहीं कई तरह के निसाब चल रहे हैं। तो जब जिस सोसाइटी के अंदर कई तरह के निसाब चल रहे हों, तो उस सोसाइटी का हदफ और मकसद क्या होगा? सर, एक सरकारी निसाब तो है ना? जी, सरकारी निसाब है, और वो सरकारी निसाब वो सरकारी तौर पर अप्रूव्ड निसाब है। सबसे ज़्यादा लावारिस वही है बदकिस्मती से। यानी जो सरकारी निसाब जिसको कहते हैं, उसमें तो अगर आप उर्दू की किताब उठाएंगे तो उसमें उर्दू की गलतियाँ मिलेंगी। इस कदर गैर ज़िम्मेदारी के साथ उनको डिज़ाइन किया गया है। हम अगर उसमें जो अंडरलाइन या वो एक मैसेज दिया जाता है, बच्चे ज़ाहिर है कच्चे जहन होते हैं उनको, वो मैसेज बुनियादी तौर पे क्या दिया जाता है कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करें, करीब आएँ, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें, या अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग पे ज़्यादा ज़ोर होता है? मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ किताब पे नहीं, उस्ताद पे भी डिपेंड करता है, तो दोनों चीज़ों को मिला के क्या बनता है? देखिए, ये बातें ज़्यादातर आपको इस्लामियात में और सोशल साइंसेज में मिलेंगी। जी। तो थ्योरेटिकली तो अच्छी अच्छी बातें हर जगह लिखी हुई हैं, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती,
ये सारी चीज़ जो आपने मिसाल दी कि इत्तेहाद, इत्तेफाक, ठीक है, यकीन, तंजीम, ये सारी जो थ्योरीज़ हैं ये तो आपको हर जगह नज़र आ जाएंगी थ्योरेटिकली, लेकिन ये है कि उसके ज़रिए से एक बच्चे के अंदर वाकई ये चीज़ पैदा करना, या जिस चीज़ की आप इशारा कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं कि जिसके अंदर एक डाइवर्सिटी है, जिसके अंदर डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, तो उनके दरमियान हम आहंगी होना, मिसाल के तौर पर हम अगर इस मुल्क में मेजॉरिटी पाकिस्तान में मुसलमानों की है तो नॉन मुस्लिम्स के साथ उनका इंटरेक्शन किस तरह होना, इस किस्म की कोई चीज़ बदकिस्मती से नहीं है, बल्कि बहुत सी चीज़ें इसके बरखिलाफ़ हैं कि हम उनको बेदीन या काफिर या मुशरिक या जो भी समझते हैं, जिसको आप कहते हैं टू नेशन थ्योरी के हिंदू एंड मुस्लिम आर टू डिफरेंट नेशंस, यहाँ तक तो बात ठीक है कि टू डिफरेंट रिलीजन्स, लेकिन आगे बढ़ के अगर आप ये समझते हैं कि दे कैन नॉट लिव टुगेदर, हाँ ये समझा सकते हैं आप कि ख़ास सिनेरियो में कॉलोनिज़म के बाद जो हालात पैदा हो गए, उसके बाद मुसलमानों को ये एहसास हुआ, ये खौफ हुआ, ख़तरा हुआ कि जिस सोसाइटी नहीं, लेकिन अब वो तो चीज़ पीछे रह गई ना कि पाकिस्तान बन गया, हिंदू उधर चले गए, मुसलमान अक्सरियत में यहाँ हो गए। यहाँ जो मसला दरपेश है वो ये है कि जो एक्सप्लाइटर है, जो किसी भी शक्ल में है, उसने वही डिवाइड एंड रूल और वही जो खौफ जो वहाँ हवा दिखाया गया था, उसको अब यहाँ पे एक मेजॉरिटेरियन स्टेट में इस्तेमाल किया जाता है मुसलमानों के ख़िलाफ़। मतलब हम ठीक है कि हमें रोज़मर्रा लगता है कि ये क्रिश्चियंस के साथ ये हो रहा है या दूसरी अक़लियतों के साथ, लेकिन यहाँ जो मुसलमानों के साथ मुसलमानों का जो ताल्लुक़ है वो कहते ज़रूर हैं कि जी निसाब जो है वो विफाक की अलामत है और कौमियतों को जोड़ना चाहिए, फ़िरक़ों को जोड़ना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आपके यहाँ जो असातिज़ा हैं उन पे भी तो डिपेंड करता होगा ना कि वो किस चीज़ को किस तरह इंटरप्रेट करके मेरे अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। जी, असल तो असातिज़ा ही होते हैं। देखें, किताबों में लिखना काफ़ी नहीं होता है, जो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है ना उनके टीचर्स के साथ होता है। अगर उस टीचर के जहन में मुखालिफ फ़िरक़े के हवाले से जहर भरा हुआ है, वो उसको मुसलमान ही नहीं समझता, ये उसको जहन्नुमी समझता है। और ये हो रहा है ना हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ ये शिकायतें, इनटॉलरेंस जो है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी में है, एजुकेशन में भी है, हमारे यहाँ ऐसे मतलब एजुकेशन कम करने की बजाय और बढ़ा रही है। ये तो नहीं कह सकते कि एजुकेशन एटलीस्ट ये जो फॉर्मल एजुकेशन ये चीज़ बढ़ा रही है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल ये चीज़ बढ़ रही है। देखिए, अब अगर हम एजुकेशन से बाहर निकलेंगे, आपका जो नुक्ता था, यार सोशल मीडिया काफ़ी है आपके लिए। हाँ, आप अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको पूरे यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे, आपको पूरे टिकटॉक अकाउंट्स मिलेंगे, आपको पूरे ट्विटर अकाउंट्स मिलेंगे, जिनका मकसद सिर्फ है कहना तू वाजिबुल कत्ल है, तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो। तो अनफॉर्चुनेटली अब देखें, अनफॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इसकी एडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक ज़माने में तो था ना कि यार आपने या तो स्कूल में पढ़ना है या तो आपको घर में सबक सिखाया जाएगा। अब आपको यहाँ पे सबक सिखाया जा रहा है, और कभी कभी ज़्यादातर मैंने देखा है वो एक बहुत ख़तरनाक सबक होता है। जो लोग इसके बरखिलाफ़ चल रहे हैं, अच्छी बात यह है कि कुछ लोग हर मसलक के कुछ लोग मैदान अमल में हैं और वो इत्तेहाद के लिए, इत्तफाक के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने ही मसलक में टफ टाइम मिल रहा है। तकसीम करना आसान है ना ज़्यादा, मेरे ख्याल जोड़ने से वो ज़्यादा पॉपुलर होता है इंसान उस तरह ना। जैसे आसान अल्फाज में ये माल बिकता है, जी ज़्यादा ये माल बिकता है, ये माल ज़्यादा। जो प्यार मोहब्बत की बात करेगा, दरगुजर करने की, उसको दोनों तरफों से पत्थर पड़ेंगे। पत्थर पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर मैं डॉक्टर साहब से ये पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब इस इवेंट के बारे में या इस कैरेक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो एक्चुअली मैं इनसे मशवरा नहीं लेना चाह रहा। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी ऑलरेडी राय बनी हुई है ना, डॉक्टर साहब उसे कंफर्म कर दें, तायद कर दें, या कोई ऐसी बात करें जिसमें पकड़ हो। ये दो चीजें हो। तो अब आप जब 5 सेकंड का क्लिप बना के वायरल हो, अब जब आप फील्ड में जाते हैं और आपसे कोई डायरेक्ट क्रिटिकल सवाल करता है और आपको पता है कि अगर मैंने इसका डायरेक्ट जवाब दिया तो पता नहीं क्या क्या चार्जेस मुझ पे लग सकते हैं, आजकल तो कोई भरोसा नहीं है, तो आप किस तरह उस आदमी को स्कैन करते हैं कि यार जवाब क्या देना चाहिए? देखिए, ये तो आप माहौल में जब रहते हैं
तो ज़ाहिर है हम इसी माहौल में पले बढ़े और बचपन से एक इन्वायरमेंट को देखते चले आए हैं, तो हमें पता है किस तरह चलना है सोसाइटी के अंदर और क्या एक्सप्रेस करना है और क्या नहीं करना है और किस अंदाज से करना है। मैं अब आपके सामने बैठ के जब बातें कर रहा हूँ और ये चीज़ें ज़्यादा रिकॉर्ड हो रही हैं और जाने वाली हैं, तो मुझे पता है क्या कहना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारा जुमे का जो प्रोग्राम होता है ना, उसमें हमें फ़ोन कॉल्स आती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो भी सवाल जवाब करें। हमें अभी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि वो क्या फ़िक्स्ड होती हैं। हमने कहा नहीं, फ़िक्स नहीं होती, पूरी दुनिया से आ रही होती हैं और हम चाहते हैं कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस करें। उसमें कभी कभी हमारे यहाँ कॉलर्स आते हैं जो फ़िक़ही मसला उठाते हैं हमारे साथ ना, मतलब और वो सवाल में पता होता है कि वो किस तरफ हमें ले जाना चाह रहे हैं। और हम उन्हें कहते हैं कि यार देखो, हम कोई मजहबी एक्सपर्ट नहीं है, हमारी अपनी जो तालीम और तरबियत है, वैल्यूज़ हैं, उसके हिसाब से ये है। लेकिन अगर आपने कोई फ़िक़ही मसला है तो फिर आपको किसी आलिम के पास जाना पड़ेगा। मैंने ये देखा आपका कि आप ज़ाहिर है कि दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, हर तरह का सवाल कर सकते हैं, ये जो वो सर जो बात कर रहे थे। लेकिन मैंने देखा कि आप वो भी लेते हैं, फ़ोन कॉल्स आप भी लेते हैं। आपके में कुछ प्रोग्राम हैं यूट्यूब पे हैं जिसमें लोग कॉल करके आपसे सवाल करते हैं। मैंने देखा कि एक कॉल आई आपसे, किसी ने कहा जिस मौके के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी करबला का वाक़या है और ये बताएं कि करबला की जंग फिर कौन जीता। ठीक है ना, क्योंकि जो हाकिम वक्त था उसने पूरा खून खराबा किया, शहीद कर दिया। तो इसमें मिलिट्री स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि ये फिर कौन जीता। वो सब जो सवाल करें ना, अगर आप इसका जवाब दे दें तो उससे चीज़ क्लियर हो जाएगी। जी, मैंने यही कहा कि देखें, जंग जो हारने और जीतने की बात होती है, जंग का जो फैसला होता है वो इस बात पे नहीं होता कि कौन मर गया और कौन ज़िंदा है। ये तो आपका हदफ होता है एक्चुअली कि आप क्यों जंग कर रहे हैं, किस नज़रिए पे, हाँ, किस बात पे लड़ाई हुई है एक्चुअली, कॉज क्या है। ठीक है, अब करबला की हम बात करें तो यजीद क्या चाहता था? यजीद चाहता था इमाम हुसैन से बैत लेना। तो क्या वो अपने मकासद में कामयाब हुआ? नहीं हुआ। अब उसने इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया, ठीक है, उसने कत्ल कर दिया, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा मिस्ली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं करता, कैटेगोरिकली कह दिया नहीं करता। क्या इमाम हुसैन अपने इस व्यू पॉइंट पर कायम रहे? क्या यजीद उनको झुका सका? क्या उनसे बैत ले सका? तो नाकाम तो वो हुआ ना। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, चूँकि उसने कत्ल कर दिया, बहुत से लोग, सादा लोग ये कहते हैं ना कि ज़ाहिरन यजीद कामयाब हो गया। फिजिकल वॉर तो नहीं थी ना, हकीकत में इमाम हुसैन कामयाब हुए। नहीं, ज़ाहिरन भी देखे ना, ज़ाहिरन भी जो वो चाहता था क्या उसने हासिल किया? मकासद तो पूरे नहीं हुए। मकासद पूरे नहीं हुए। हाँ, वो कहते हैं ना, यू वन द बैटल बट यू लॉस्ट द वॉर। एक तरह से हाँ। अब इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया उसने, ठीक है, लेकिन इमाम हुसैन ही के फर्जंद जब इमाम सज्जाद यजीद के सामने आए और वो असीर थे, ठीक है, उनके हाथ में हथकड़ियाँ थीं, तो यजीद कह सकता था ना कि मैंने तुम्हारे बाबा के साथ देखो ये किया, उनका सर रखा हुआ है, तुम मेरी बैत कर लो। लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं हुई कि उनसे कह दे तुम बैत कर लो। नहीं, उसको अंदाज़ा है कि मसलन इस घराने से रिस्पांस ये मिला है, तो मैं इनसे भी नहीं कह सकता हूँ बैत कर लो। तो जीतना कौन है? जिसके अहदाफ और मकासद कामयाब होते हैं वो जीतता है ना। ये हम अपने मुल्क में जो निशान हैदर बांटते हैं, किन लोगों को बांटते हैं? जो अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। नाकाम लोगों को नहीं बांटते ना। और अगर वो जीता हुआ है और दरबार में एक खातून उसकी आंखों में आंखें डाल के जी उससे बात कर रही हैं और उसकी समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से कैसे निपटे, तो कौन जीता? और दरबार भी वो दरबार के जिसमें वो अपनी फतह का जश्न मना रहा है, जहाँ वो अपनी फतह का जश्न मना रहा है, वहाँ वो बीवी उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको चैलेंज कर रही है कि तू जो कुछ चाहे कर ले, लोगों के दिलों से हमारी मोहब्बत को नहीं मिटा सकता। गुफ्तगू जारी रहेगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। सारा जो खेल है वो है सवाल का। एक आदमी उठता है और उसने सवाल उठा दिया कि भाई तू कौन है, तू इस मनसब का मुस्तहिक है या नहीं है। सारा खेल एक सवाल ने उठाया ना, आपकी लेजिटिमेसी पे। लेजिटिमेसी पे सवाल हो गया। दुनिया में अगर कोई सबसे खौफनाक हथियार आज तक ईजाद हुआ है तो वो सवाल है। सल्तनतें यूं हो जाती हैं, जवाब नहीं होता ना उनके पास। अच्छा, इतना बड़ा हथियार है और इसको आजकल के ज़माने में हम कहते हैं जी क्रिटिकल थिंकिंग,
इसको यूँ कह लें आप। ये जो हमारे इदारे हैं, इसमें अगर क्रिटिकल थिंकिंग ज़रा सी भी हो तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो सकती हैं। आपने अपने आँखों से जो आप रोज़ जाते हैं, कभी इस पे किसी को ध्यान दे देखा कि बच्चे को तोता ना बनाया जाए, उसको एक बॉक्स पे ना बिठाया जाए, उससे कहें बेटा तू इस दुनिया को, तू इस वाक़े को कैसे देखता है, तेरे मन में क्या सवाल है, इतनी आज़ादी है क्या? मेरे ख्याल में काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है। देखें, मैं ख़ुद रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाता हूँ और ये बात ज़रा मुश्किल है ख़ास तौर पर ऐसे बैकग्राउंड से आने वालों के लिए कि जो एक ख़ास रिलीजियस इन्वायरमेंट से निकल कर आए हैं और वो टेक्स्ट रीडिंग ही करते 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 यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम उनको कई लेक्चर देते हैं सिर्फ इस बात पर कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या चीज़ होती है और क्रिटिसिज्म क्या चीज़ है, और क्रिटिसाइज़ करना जो है वो किसी की तौहीन नहीं है। बड़े से बड़े जो लोग गुजरे हैं वो बेशक अजीम लोग हैं, लेकिन अगर उन पर क्रिटिसाइज़ हो जाए, उनकी कोई कमज़ोरी सामने आ जाए, गलती सामने आ जाए, तो उनकी इंसल्ट नहीं हो जाएगी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर गलत साबित हो जाए तो आइंस्टाइन विल रिमेन द साइंटिस्ट ऑफ द सेकंड मिलेनियम, ठीक है ना। तो उसकी अजमत में कोई कमी नहीं होगी। मुश्किल काम होता है ये थोड़ा सा, लेकिन इसको समझाना पड़ता है। लेकिन आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते आप बाहर निकल के? नहीं, ऐसा नहीं माहौल है। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल कर नहीं, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? क्या मेरा तजुर्बा तो है थोड़ी बहुत काफ़ी पॉजिटिव है। मेरा तजुर्बा तो काफ़ी पॉजिटिव है। हिलाना ज़रूर पड़ता है ज़रा जहन को। इसमें रिस्क आप पता नहीं आपने फेस किए हैं या नहीं। जिस तरह वसत भी कह रहे हैं, हमारे माशरे में क्योंकि वो बचपन से आपको नहीं सिखाया जा रहा, घर से नहीं सिखाया जा रहा, यूनिवर्सिटी में आप आ गए और वहाँ पे आपको एक दूसरा नज़रिया भी बताया जा रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार इसको भी रिस्पेक्ट करो, ये भी इसके भी मानने वाले लोग हैं, इसको रिस्पेक्ट करो। कभी आपके लिए कोई मसले मसाइल? नहीं, मेरे लिए इस तरह डायरेक्ट तो नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। और हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्यू रिस्पेक्ट देते हैं, एज ए टीचर जो देना चाहिए। लेकिन मुझे बताया जाता है कि बाद में चाय के दौरान डिस्कस करते हैं लोग कि भाई ये लोग क्या चाहते हैं, हमें क्या बनाना चाहते हैं। अच्छा, जो आपने बात की ना कि बड़ा मुश्किल होता है हिलाना पर, यार अपने आप को भी तो चैलेंज करना बड़ा मुश्किल काम है ना। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही है, क्योंकि देखें मेरा एक जहन बना हुआ है। अब जब आपने बात की रिसर्च मेथोडोलॉजी की या क्रिटिकल थिंकिंग की, फिर मैं तहकीक करना शुरू करता हूँ और अक्सर मुझे लगता है कि यार जो मैंने पूरी ज़िंदगी भर जो मैं सोच के निकला था कि फ़र्ज़ करें कोई तारीख़ी वाक़या है, मैं उसको इस मंज़र से देख रहा हूँ, इस एंगल से देख रहा हूँ, एक नुक्ता नज़र से देख रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है। इसमें और बारीकियाँ भी हैं। लोग हठधर्मी में जान दे सकते हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे। ये है। देखिए, उनको मैं अक्सर फैज़ का शेर सुनाता हूँ कि जिनका दीन पैरवीए किस्ब और रिया है, उनको हिम्मत कुफ्र मिले, जुर्रत तहकीक मिले। जुर्रत तहकीक मिले, बिल्कुल बिल्कुल। तो जुर्रत तहकीक के लिए हिम्मत कुफ्र ज़रूरी है। हाँ। और अगर हिम्मत कुफ्र नहीं है, कुफ्र का मतलब इनकार। खोजना करने के लिए थोड़ा सा जहन बागियाना होना चाहिए कि मैं तजस्सुस रखता हूँ। अगर हिम्मत कुफ्र नहीं है, जुर्रत तहकीक ना करो, फिर वो पैरवीए किस्ब और रिया किए जो, वरना लकीर के फ़कीर रहें, सुकून से रहेंगे। कोई वो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी, लेकिन आप कंफर्ट आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एक और चीज़ है, डॉक्टर अली शरीयती एक फेवरेट राइटर हैं और उर्दू में उनकी तकरीबन तमाम चीज़ों के तर्जुमे हो ही चुके हैं, तकरीरों के ज़्यादातर हुए हैं ऑलमोस्ट। हाँ, अच्छा, ज़रा उनका जो है नज़रिया कि गम को क़ुव्वत में बदल डालो या जो शोला है उसको सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करो, और दूसरा नज़रिया है कि नहीं, थपक थपक के सुलाओ, उनका ज़िक्र करते रहो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मतलब मेरी नाक़िस जो अक़ल में जो बात आई है उनकी, जिस जो उनका है सिलसिला, तो डॉक्टर अली शरीयती के बारे में उनका जो इम्पेक्ट है या उनकी जो तालीमात हैं, अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से बात करें, आप कहाँ रखते हैं उन्हें? देखिए, शरीयती ने अपने ज़माने में बहुत ज़बरदस्त एनालाइज़ किया और बहुत मुतासिर किया नई नस्ल को। रेड शियाइज़्म और ऑफ कोर्स जो उसका एक तस्वुर है कि तशय्यो जो है वो तो सुर्ख था, उसको लोगों ने स्याह बना दिया। ये उनकी थ्योरी। हाँ, तो या मिसाल के तौर पर
सफ़वियों के बारे में आमतौर पर समझा जाता है कि सफ़वियों के दौर में तशय्युओं को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ ईरान में, तो वो सफ़वी शीयत के ख़िलाफ़ था, कोडिफाई जो की। हाँ, मकसद ये है कि थे तो बहरहाल वो मुनार्क थे, तो वो डिक्टेटर्स थे, तो वो बादशाह, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो थॉट्स हैं वो बादशाहत के साथ तो नहीं चलते, ठीक है ना। जोश मली आबादी ने भी कहा था कि करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जो तो नहीं, इसका मतलब क्या कि इनकलाबी पैगाम को सोग के पैगाम में बदल दिया, जो पहले आप बादशाह का इंटरेस्ट को क्या कर दिया, डी आइडियोलॉजिकलाइज किया गया मेरा ख्याल है। असल में इसका ये मतलब है ना, असल में जो जब आप रिचुअल्स में आते हैं, जब रस्म व रिवाज में आते हैं ना, तो उस वक्त आप आवाम को बाज़ ऐसी एक्टिविटीज़ दे देते हैं कि वो उसी से मुतमईन हो जाते हैं। ओके, ठीक है। अब जाहिर है अगर आप तारीख़ देखें अहले बैत के मानने वालों की, तो उसमें तो ज़्यादातर जो है वो जिंदान में जाना और कत्ल होना और यही चीज़ें थीं, मतलब खड़े हो जाना, बस खड़े हो जाना। अच्छा, अब लेकिन जब आले बगई की हुकूमत आ गई या सफ़वियों की हुकूमत आ गई, क़शारियों की हुकूमत आ गई, तो या बरसग़ीर के अंदर बाज़ रियासतें रही हैं, तो उनमें आज़ादी हो गई एक तरह से, आप इजीली अपने रिचुअल्स को अंजाम दे सकते। उसमें क्या किया आपने, उसमें ये जुलूस निकाल दिया, उसमें और इस तरह की चीज़ें आपने कर दी, तो उसमें से वो जो एक रूह थी, इनकलाबी रूह, शोला, वो हल्की हो गई। और यानी यूँ समझ लें कि अगर ज़रा मुश्किल अल्फाज में हम बयान करें तो एक करबला का एक हेरोइक एस्पेक्ट है, ठीक है, और एक ट्रेजेडिक एस्पेक्ट है। हाँ। तो ये जो ट्रेजेडी है वो गालिब आ गई उसके हेरोइक एस्पेक्ट पर, हमासा जो है वो पीछे रह गया और ये जो गम है ये हावी हो गया। मतलब एक तरह से वाक़ये को सामने रखा, लेकिन जो वजह थी वाक़ये की उसको पीछे कर दिया एक तरह से। अरे एक वाक़या है, उसको आप बयान कर रहे हैं, उससे आप किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। गुफ्तगू जारी रहेगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ये हम अक्सर रिलीजियस ओकेजन्स पे देखते हैं कि जो स्पिरिट होती है वो पीछे रह जाती है। छोटी सी बात है ना, हमारे यहाँ रमज़ान में आप देख लें रोज़ा रखने के लिए हम सब लोग तैयारी करते हैं, पूरा अफ्तारी ये वो, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है बर्दाश्त वो नज़र नहीं आती हमें। ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, लड़ाई झगड़े, लोग थोड़ी थोड़ी बात पे, तो आपको होता है कि यार वो जो स्पिरिट थी उसकी वो तो कहीं पीछे रह गई ना। तो फिर क्या हुआ कि रफ्ता रफ्ता सभी ने कबूल कर लिया कि हाँ ऐसा ही है, एक काउंटर रियाकारी। देखिए अभी तो ऐसा है, गुज़िश्ता 40 सालों में अगर आप देखें, ख़ासतौर पर ईरान के रेवोल्यूशन के बाद, कि वो इनकलाबी फ़िक्र जो है वो काफ़ी हावी आ गई, वो हमासी फ़िक्र जो है वो काफ़ी हावी आ गई। जैसे मतलब इमाम खोनी ने कहा कि माँ हर चीज़ के दारिम अज़ मुहर्रम व सफ़र दारिम, कि हमारे पास जो कुछ है वो मुहर्रम और सफ़र की वजह से, और मुहर्रम और सफ़र में ही उनकी जो मूवमेंट थी वो ज़्यादा फास्ट होती थी, ज़्यादा तेज़ हो जाती थी। तो इसकी वजह से तो ये वाली चीज़ जो है, और जैसे शरीयती तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसके बाद मसलन मुतहरी आए, तो मुतहरी की किताबें, उनकी तक़रीरें, तो वो एक इनकलाबी फ़िक्र जो है वो तो इस वक्त तो हावी है। हाँ, लेकिन हमारा जो बरसग़ीर है वो उसका अलग कल्चर है। जी, बरसग़ीर में भी दोनों चीज़ें हैं, ये बात आपकी ठीक है। मिसाल के तौर पर आप मरसिया पे बात कर लें, हाँ, तो हमारे यहाँ जो है वो अनीस व दबीर चलते थे ज़्यादातर। अच्छा, अब मरसिया तो जोश ने भी लिखा है लेकिन जोश का मरसिया जो है वो मजलिसों में नहीं पढ़ा जाता, इस तरह नहीं पढ़ा जाता है जिस तरह वो रिचुअल्स में, हालांकि उसमें इनकलाब की धमक है, बहुत धमक है। मगर अनीस का मरसिया जो है वो सजा हुआ है और ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी आँखों से के सामने से वो रसाई अदब है ना, सारे मंजर है और उसमें आप खो जाते हैं। तो क्या किया जाए, मतलब इसी तरह और भी देखा जाता है, इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं, और वो इस तरह है कि देखिए एक वाक़या पेश आता है, एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। तो पहले मरहले में आप उसको महफूज रखने की कोशिश करते हैं कि वो वाक़या अपनी जुज़इयात के साथ, अपनी डिटेल्स के साथ तारीख़ में महफूज रह जाए, ठीक है। इफ़ेक्ट्स एंड आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है ना, ये बात का मरहला होता है। लेकिन कभी कोई कौम होती है वो बस वो उसी जो महफूज रखने वाले जो अमल है ना, उसी में ही गुजारा कर लेती है। मतलब जिस तरह हम ऑब्ज़र्व करते हैं
वो एक्चुअली है तो री इनैक्टमेंट है ना, ताकि और वो उसी तरह याददाश्त में नस्ल दर नस्ल एक चीज़ जो है वो ज़िंदा रही है, बल्कि उसने फ़रोग भी पाया है। लेकिन आपकी वाली बात कि वो अपनी जगह पे ठीक है, अगर वो आपके अकीदे के हिसाब से वो उस हद तक ठीक है, लेकिन जो स्पिरिट है वो भी नहीं भूलनी चाहिए। तो वही बात है ना कि हम म्यूज़ियम पीस बना देते हैं, यार ये शीशा, इस शीशे के पीछे ये एक वाक़या है, इसको हमने महफूज कर दिया, इसको आप छू नहीं सकते, हाँ, इसको आप समझ नहीं सकते, इसमें आप जी नहीं सकते। सिंबल्स की अहमियत है, सोल की अहमियत। वही लेकिन वो अगला मरहला ऐसा आना चाहिए कि जिसमें आप उसको एनालाइज करें, उसका पॉलिटिकल एनालिसिस करें, ताकि उससे आप जो है वो नताइज निकाल सकें। लेकिन ये तो भी मेरे ख्याल में जैसे कि तारीख सिक्लिकल है ना, साइकिल्स में घूमती है ना तारीख, तो कुछ वक्त ऐसे वक्त आते हैं कि जब उसके जो लेटर है वो ज़्यादा गालिब होता है, या फिर उसकी स्पिरिट, या आई थिंक दोनों चीज़ें साथ साथ ही चल रही होती हैं हमेशा। अच्छा, हमारे यहाँ जब से ये इराक जंग के बाद जिस तरह से इराक खुला है, और नहीं, इराक की बात कर रहा हूँ कि वहाँ अब जो यहाँ से आज़ादी हो गई, हाँ, आना जाना बहुत बढ़ गया है, जी जी, उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ क्या नज़र आया है? उसका बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और बहुत तेज़ी के साथ नज़र आ रहा है। और जितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से जा रहे हैं, ख़ास तौर पर आप देखें कि एक इवेंट है अरबईन, जी, अब वो इतना ज़्यादा वो यूनिवर्सल हो गया है, करोड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं, पाकिस्तानी भी जा रहे हैं, दुनिया भर के और लोग भी जा रहे हैं, पाकिस्तानी जाकर अपनी खिदमत भी दे रहे हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट है। मिसाल के तौर पर मैं देख रहा था एक मरतबा हमारे यहाँ जो है वो जुलूस में एक नौजवान जो है वो एक झंडे को लेकर वो ऐसे 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 लहरा रहा था, तो किसी ने कहा कि भाई ये हमारे यहाँ जो है ये इस तरह नहीं होता कि बहुत एहतराम से लेके जाया जाता है उसको, और वो लहराना जो है वो ज़रा मायूब होता है, हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा देखो ये जो है ना, ये एक्चुअली ये वहाँ की ये कॉपी है, और ये इट्स गुड, ये इट्स हेल्दी कि ये शो हो रहा है कि जी ये इज्तिमा और वो इज्तिमा जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। गुफ्तगू जारी रहेगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, यहाँ चीज़ें फिर तुम लोग फिर वो क्या मुझे मेरा मजाक उड़ाओगे कि मैं 63 साल का क्यों हूँ। मैंने जो आपको ही है यार, हमें कोई मसला नहीं है। मैंने जो देखा होश संभालने के बाद अब तक, मतलब मेरे बचपन में कोई भी मस्जिद हो, उसमें आप कोई मुसाफिर है हाथ खोल के नमाज़ पढ़ रहा है, कोई हाथ बांध के नमाज़ पढ़ रहा है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ताज़िया जो है वो देखने सब जा रहे हैं, एक वो क्या कहते हैं, बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का माहौल है, उसमें पकवान मुश्तरका हैं, और फिर सबीलें एक कोई लगा रहा है, रास्ता कोई बना रहा है, केवड़ा कोई छेड़, मतलब कदम कदम पे, जैसे नहीं होता कि मोहल्ले में कोई चीज़ हो तो सारे निकल के आते हैं। वो देखा। मैं 2 साल पहले गया यहाँ एक इलाके में जो कि मेजॉरिटी है एक जमात की, तो वहाँ पहली बार मैंने देखा कि उन्होंने गेट लगाए हुए, सिक्योरिटी गेट, कि उनके अंदर से आप गुज़रते हैं। उन्होंने मेरी तलाशी ली, जो कि जेन्युइन बात थी, इसलिए कि ख़तरा, सिक्योरिटी का ख़तरे बढ़ गए हैं। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप इसी इलाके में रहते हैं? मैंने कहा नहीं। कहने लगे फिर शायद आप आगे ना जाएं। अच्छा, सिचुएशन जो है वो यहाँ तक आ गई है। हमें कभी तस्वुर में नहीं आ सकता था कि कोई किराएदार आता है मकान की तलाश में, हाँ, और उससे किराया तो तय किया जाता था, बाकी चीज़ें पूछी जाती थी, फैमिली क्या है, अकेले हो, क्या है, लेकिन ये कि तुम कौन हो जी, अगर तुम मेरे फ़िरक़े के अलावा हो तो सॉरी, ये है। अब जब इतने बड़े बड़े घाव हमने डाल लिए हैं इस सोसाइटी में बहुत मेहनत के साथ, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं?
देखिए हमने नहीं डाले हैं, ये तो एक बैनुल-अक़वामी सतह पर ये सब कुछ हुआ है और बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ये हुआ है और फ़िरक़ावारियत को हवा दी गई है बाकायदा। कुछ दहशतगर्द तंजीमें जिसको बाद में एतराफ़ भी किया है खुद अमेरिकन्स ने कि हमने इसकी बुनियाद रखी, उनको प्रमोट किया गया, बम के धमाके करवाए गए या और इस तरह के मुख्तलिफ़ इज्तिमात के अंदर बड़े बड़े धमाके हो गए जिसमें 100 से ज़्यादा अफराद जो है वो जाँ बहक हुए। तो ये तो पूरी दुनिया में एक फ़िरक़ावारियत की आग भड़काई गई। अच्छा, अब भड़काने वालों को भी एहसास हुआ है कि इससे हमें भी नुकसान और हम इतने भोले हैं कि हम उस आग में भस्म हो गए। अच्छा, इसमें रियासत का भी तो कोई किरदार बनता है ना? तो रियासत तो बाज़ औक़ात स्पॉन्सर करती भी नज़र आती रही है आपको। जब आप दूसरे मुल्कों के मामलात में किराए के फ़ौजी बनकर जाएंगे तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी आपको, और वो हमने कीमत चुकाई। आपसे एक बहुत ही सिंपल सा समाजी सवाल कि हमारे यहाँ जैसे वो सब बता रहे हैं कि हमने भी यही दौर देखा है कि मजलिसें रवादारी का दौर ना, लेकिन मुझे पहली दफ़ा तब झटका लगा जब मैं, मेरा ख्याल है पंजाब में मैं कहीं गया था, कोई एक कैंप लगा हुआ था और वहाँ पे जो बाकी पंजाब के इलाकों से जो हमारे दोस्त आए हुए थे उन्होंने मुझे कहा कि आपका मसलक, मुझे किसी ने ये सवाल नहीं किया था आज तक। तो पहली दफ़ा जब मुझे सवाल हुआ तो मुझे बहुत, मैं थोड़ा सा वो करके मैंने कहा यार, मैंने कहा बच्चे मुसलमान ही बन जाएं तो यार वो काफ़ी नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, और इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं आप बताएं, आपका नाम ऐसा है, यूँ है, फलाना। ये सवाल गलत सवाल है ना। हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, हम एक दूसरे से ये सवाल, ये ऑफेंसिव सवाल नहीं है। देखिए मेरा ख्याल है कि जो मुहर्रम के इज्तिमात होते हैं उनमें ये सवाल नहीं होता, ये इट्स रेयर। अगर आपसे फ़र्ज़ करें किसी मुहर्रम के इज्तिमा में सवाल किया गया है तो आई डोंट थिंक, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं वैसे ही एक हमारा इमाम स्काउटिंग का हुसैन कैंप के था, हवाले उसकी से बात जो कर रहा हूँ। इज्तिमात होते हैं किसी भी शहर में, कम से कम कराची के बारे में तो हम जानते हैं बचपन से, तो वहाँ ये सवाल हरगिज़ नहीं होता कि आपका क्या मसला है। हाँ, लेकिन अब फ़ज़ा ऐसी हो गई है कि आप किसी पे भी, मैं आप पे अंधा एतबार नहीं कर सकता। नहीं, एतबार तो नहीं करना चाहिए ना, सिक्योरिटी कंसर्न तो है ना। नहीं, वैसे भी सिक्योरिटी के अलावा भी, मसलन मैं आपसे बात करते हुए 10 बार सोचूंगा कि यार ये बात जिसे मैं दुरुस्त समझता हूँ आपसे मैं करूँ भी या नहीं। हालांकि आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, मेरे अंदर वो रेड लाइट्स जल जाती हैं। तो हम तो इसी स्टेज तक आ गए हैं ना। जी, ये तो आपकी बात हकीकत है कि मतलब ये तो है। अभी आप देखें कि हमारे मुल्क में तौहीन मज़हब के मुकदमात जो हैं वो मुसलमानों पर ज़्यादा बने। जी, बिल्कुल। कत्ल जो है वो मुसलमानों का ज़्यादा, कभी तो मुकदमात तक बात ही नहीं पहुँचती। हाँ, नहीं तो यानी तौहीन का इल्ज़ाम उन लोगों पर ज़्यादा है जो उसी मज़हब के मानने वाले हैं। तो ये तो हमारा लेवल तो ये भी यहाँ है। तो बहरहाल रवादारी के लिए हमारे अक्सर लोग ये कहते हैं कि उसका आगाज़ अगर होगा तो दर्स व तदरीस के माहौल से होगा, तालीम व तरबियत से होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे। इकराम का भी नाम लेते हैं कि वो करेंगे। हाँ, कौन करेगा? नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी हैं उलमा कुछ। हाँ, क्यों नहीं है, लेकिन दूसरा माल ज़्यादा बिक रहा है। ऑफ कोर्स बिक रहा है दूसरा माल, सही है। देखिए वक्त गुजरेगा ना, जिस तरह एक बुराई बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है तो उसका खात्मा भी इतनी अच्छा, इत्तेहाद, एक और कुछ लोगों का मफाद भी तो है ना उसी में। कई लोग, एक और सवाल मतलब लिटरली ये जो बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ हाँ, यही हम कहते हैं रोजी रोटी का सवाल। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, कितना अच्छा लगता है ये लफ्ज़, मज़ा आ जाता है सुन के। इसकी राह में कभी कभी मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो रुकावट है ना वो शायद माशी मफादात भी हैं। जी जी, हमेशा ऐसा रहे। और बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन क्यों, और बहुत सारे आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट है। लोगों के वेस्टर्न ये तो पूरी इंसानियत की तारीख है यार, जो पूरी इंसानियत। देखिए जो इंसान, किसी इंसान का कारोबार अगर हेरोइन बेचना है, हाँ, तो वो क्यों चाहेगा कि नौजवान जो है वो हेरोइन ना पिए? ये वो तो ये चाहेगा कि ज़्यादा पिए ताकि उसका कारोबार और चमके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका मफाद इसी चीज़ में। अब जाहिर है अगर हम वाइंड अप करें इस प्रोग्राम को, जिसे हम कहते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट, तो उसके लिए भी मैं आप ही की तरफ देखूंगा।
पॉजिटिव नोट यही है कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखिए इस वक्त जो है वो बेशक मसलक और फ़िरक़े पाकिस्तान में हैं हर तरह के, लेकिन हर मसलक में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आगे आ रहे हैं और वो अमली तौर पर इत्तेहाद का मुज़ाहरा कर रहे हैं। उनको अपने मसलक की तरफ से भी टफ टाइम मिल रहा है, ये मैं कह चुका हूँ। इसके बावजूद भी वो खड़े हुए हैं और एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के खड़े होते हैं। ये अच्छी बात है। और वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा ख्याल है जितनी तकलीफ़ें हम उठा चुके हैं, जितना कुछ हम भुगत चुके हैं, तो उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली हमें उसी तरफ जाना है। एंड ये हुआ वाकई पॉजिटिव। हाँ तो बस थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, आपसे बड़ा मज़ा आया गुफ्तगू करके। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।